इसी फर्स्ट ईयर में जो अपनी यूनिट चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट, उसका लास्ट टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ। उसके अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग मेथड, अलग अलग विधियाँ। तो अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ। टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, क्रियाविधि ज्ञात करने की अलग अलग विधियाँ। तो इसके अंदर जो पहली विधि है वो है आपका प्रोडक्ट एनालिसिस या उत्पाद विश्लेषण विधि। प्रोडक्ट एनालिसिस या उत्पाद विश्लेषण विधि, ये एक विधि क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो अपन समझेंगे टॉपिक क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की अलग विधियाँ। इस यूनिट के अंदर हमने पढ़ा है अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, कुछ मध्यवर्ती के बारे में, किस तरह से केमिकल रिएक्शन होती हैं, क्या उसकी मैकेनिज्म होती हैं। अब हम ये देखना है कि ऐसे कौन कौन सी विधियाँ या मेथड हैं जिसके द्वारा कोई भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है उसकी हम मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो विधि है सबसे पहले आती है प्रोडक्ट एनालिसिस, ठीक है, उत्पाद का विश्लेषण। इस विधि के अंदर क्या करना होता है, इस विधि के अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है उस प्रोडक्ट को देखकर, उस प्रोडक्ट के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर मैकेनिज्म क्या रही होगी या उसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बना होगा। तो हमें सिर्फ इसका अनुमान लगाना होता है इसके अंदर। तो जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन है, एक तरह की मैं आपको केमिकल रिएक्शन बताती हूँ, उसमें हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि क्या बना है ये। जैसे कि ये एक आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्टेंट के अंदर ये रिएक्शन करता है तो दो प्रोडक्ट बनाता है। कौन कौन से? एक तो बना आपका प्रोडक्ट, मान लो इसकी रिएक्शन जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये एक OH, एक तो अल्कोहल बना ये वाला, और दूसरा जो बना आपका अल्कोहल ये वाला। ठीक है, इस तरह से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो बन रहा है प्राइमरी या 1 डिग्री का अल्कोहल, एक बन रहा है टर्सरी या 3 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है। क्लियर? अब ये हम कह सकते हैं कि इसमें ये जो प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट एक लिया, दो प्रोडक्ट बनाए, तो अब क्या करें, कैसे पता चलेगा मैकेनिज्म? तो अगर एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि रिएक्शन किसी मध्यवर्ती के थ्रू हुआ है, मतलब कोई ना कोई इंटरमीडिएट इसके अंदर होगा। और कौन सा इंटरमीडिएट होगा? एकमात्र कार्बोकैटायन ऐसा इंटरमीडिएट है या मध्यवर्ती है जिसके अंतर्गत ही क्या है, पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट होता है, और वही रीअरेंजमेंट करेगा और दो प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे? जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये हेलोजन को त्यागेगा, हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पे आ गया प्लस, एक कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ठीक है, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बोकैटायन के अंदर पुनर्विन्यास की प्रवृत्ति पाई जाती है, रीअरेंजमेंट होने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर खुद को स्थायित्व की ओर ले जाना चाहता है। 1 डिग्री का कार्बोकैटायन उसकी तुलना में 2 डिग्री का ज़्यादा स्थायी होता है, 2 की तुलना में 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होता है। तो इनकी ये प्रवृत्ति रहती है कि अपने आप को क्या करे, चेंज कर दे, किसके अंदर, 2 डिग्री या 3 डिग्री के अंदर। तो यहाँ पे भी देखो आपको 1 डिग्री का जो कार्बोकैटायन दिख रहा है वो खुद को रीअरेंज करेगा। कैसे रीअरेंज करेगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये बनेगा CH3, यहाँ पे देखो अब प्लस चार्ज आ गया इस पे। क्लियर? डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? इस तरह से क्या कर रहा है, ये अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। ये आपका बन गया 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो आप बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होगा? 3 डिग्री का स्थायी होगा, इसलिए स्थायित्व के लिए रीअरेंज कर देगा। अब 2 तरह के कार्बोकैटायन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे। जब ये वाला कार्बोकैटायन है, इस पे आप जब न्यूक्लियोफाइल जोड़ोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH। क्लियर? 1 डिग्री का अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। इससे प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, जब इस पे हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ेगा तो ये बनेगा CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 और OH, कितने डिग्री का? 3 डिग्री का अल्कोहल यहाँ पे बनेगा। तो ये दो प्रोडक्ट देखो, ये दो प्रोडक्ट बन गए। कब पॉसिबल है? जब कार्बोकैटायन के थ्रू मैकेनिज्म हो रही हैं। तो इसका मतलब उत्पाद को देख के हमने ये पता लगाया है कि रिएक्शन जो है या मैकेनिज्म जो है वो कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन है उस मध्यवर्ती के थ्रू रिएक्शन हो रही है या प्रोसीड हो रही है। क्लियर? अभी कार्बोकैटायन 1 डिग्री से और 2 डिग्री से, जो 3 डिग्री वाला क्योंकि स्थायी ज़्यादा होता है इसलिए बनने वाले प्रोडक्ट की मात्रा भी अधिक बनेगी। तो प्रोडक्ट की मात्रा के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे इसकी मात्रा लगभग 75% बनेगी, जबकि इसकी मात्रा बनेगी लगभग 25%। तो जो ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन होगा उससे प्रोडक्ट भी स्थायी बनेगा, जो कम स्थायी है उससे प्रोडक्ट भी कम होगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट बने, दो तरह से मात्राएँ बनी, दो तरह के कार्बोकैटायन बने। ऐसा पॉसिबल तभी है जब कार्बोकैटायन ऐसे मध्यवर्ती के रूप में होगा। तो ये हमने मैकेनिज्म के बारे में क्या लगा लिया? अनुमान लगा लिया। तो ये तो पहली विधि थी आपकी क्या? प्रोडक्ट एनालिसिस या उत्पाद का विश्लेषण। दूसरी विधि है मध्यवर्ती के विश्लेषण के द्वारा। दूसरी विधि के अंदर क्या करना है? आपको मध्यवर्ती के बारे में पता लगाना है। जो इंटरमीडिएट बन रहा है, और इंटरमीडिएट कब बनता है? रिएक्शन के मध्य में बनता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है फिर मध्यवर्ती बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट होता है। तो हम रिएक्शन को बीच में ही रोक देते हैं और जो भी इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट को आइसोलेट करके उसकी स्टडी करते हैं। तो दूसरी जो विधि है वो है मध्यवर्तियों की पहचान। मध्यवर्तियों की क्या करनी है? आपको पहचान करनी है। इसके लिए सबसे पहले जो विधि है इसके अंदर वापस 3 मेथड आपको ध्यान रखने हैं। पहला मेथड है आइसोलेशन, और इसे ही हम कहते हैं विल्गन विधि। आइसोलेशन या विल्गन, इसके अंदर क्या करना है? विल्गन का मतलब होता है हटाना, दूर करना। तो जो भी क्या करना है, कोई भी जो रिएक्शन है मैकेनिज्म में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया जब वो आधी हो जाती हैं, मिड के अंदर या मध्य में आ जाती हैं, उस दौरान उस रिएक्शन को वहीं रोक दिया जाता है और उस रिएक्शन को रोककर उसके अंदर जो मध्यवर्ती बन रहे होते हैं उस मध्यवर्ती को हम हटा देते हैं, वहाँ से आइसोलेट कर देते हैं। कैसे करेंगे आइसोलेट? क्योंकि मध्यवर्ती स्थायी होते हैं इसलिए आइसोलेट आसानी से हो जाते हैं। तो उन मध्यवर्तियों को आइसोलेट करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे और उनके आधार पर हम पता लगाएंगे कि ये मध्यवर्ती किस में बनते हैं, कि ये मध्यवर्ती जिस रिएक्शन में बनते हैं वो मैकेनिज्म उससे रिलेटेड हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि कोई रिएक्शन थी, उस रिएक्शन को बीच में से रोका, रोकने के बाद मुझे कुछ मिले इसके अंदर इंटरमीडिएट। एक मिला RCONHBr, एक देखा मैंने RCON, एक देखा RnCO। तो अब देखो ये इंटरमीडिएट किस में बनते हैं? ये हमने कौन सी रिएक्शन में देखे थे? हमने जब नाइट्रीन पढ़ा था तब देखे थे। तब ये थे, इसका क्या नाम था रिएक्शन का? हाफमान हाइपोब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान हाइपोब्रोमेमाइड अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था कि एमाइड जो है उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ KOH की उपस्थिति में करवाते हैं। तो सबसे पहले N ब्रोमेमाइड बनता है, फिर HBr बाहर निकलता है, उसके बाद में ये आपका आइसोसाइनेट बनता है, साइनेट बनता है, फिर आइसोसाइनेट बनता है, फिर आपके क्या होती हैं? फिर एमीन बनती हैं। तो इसके अंदर जो मध्यवर्ती आपका क्या है? नाइट्रीन मध्यवर्ती होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है? हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन है। हमने मध्यवर्ती देख के पता लगा लिया। हमने ये भी पता लगा लिया कि रिएक्शन जो है वो नाइट्रीन मध्यवर्ती के थ्रू हो रही है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने जो मध्यवर्ती हैं उनको आइसोलेट किया है, विलगित किया है और उसके बाद में मैकेनिज्म का पता लगाया है। क्लियर? ये इसके अंदर पहली विधि। किसके अंदर? दूसरी विधि के अंदर ही पहली विधि। अब दूसरी विधि के अंदर आपकी दूसरी विधि क्या है? सेकंड विधि। ये तो आपका पहला आइसोलेशन। दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है ट्रैपिंग मेथड। ट्रैपिंग मेथड क्या होता है? देखो ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब पकड़ना। जैसे जाल के अंदर किसी को ट्रैप किया जाता है, पकड़ा जाता है, उसी तरह से ये ट्रैपिंग मेथड है। तो ट्रैपिंग मेथड के अंदर क्या किया जाता है? कोई भी इंटरमीडिएट जो है उसकी ऐसे यौगिक के साथ में या अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया कराते हैं जिसके साथ में वो ट्रैप हो जाए। तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये रिएक्शन जो अगर दे रहा है मतलब इसके अंदर ये इंटरमीडिएट होगा। कैसे? जैसे कि देखो अगर मैं रिएक्शन कार्बिन की रिएक्शन में करा रही हूँ एथीन के साथ में, ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये हमने कोई लिया, उसकी एथीन के साथ में रिएक्शन कराई और जैसे ही रिएक्शन कराई मुझे क्या मिला? साइक्लोप्रोपेन मिल गया।
ठीक है। तो अब कंफर्म हो जाएगा कि ये साइक्लोप्रोपेन मिला है, इसका मतलब ये तो एथीन था और ये क्या थी, कार्बिन इंटरमीडिएट ही होगी। तो ये रिएक्शन हमें पता चल जाएगी कि ये रिएक्शन जो है वो कार्बिन मध्यवर्ती के थ्रू हुई है। ठीक है, देखो ये सारा प्रोसेस जो है एक तरह से प्रैक्टिकल प्रोसेस है, हम जस्ट इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं कि कैसे हो सकता है। प्रैक्टिकल में अलग बात होती है, हमें तो थ्योरिकल एस्पेक्ट पढ़ना है। तो ये कार्बिन इंटरमीडिएट होगी तभी इसके साथ में ट्रैप हो जाएगी और क्या बना देगी, साइक्लोप्रोपेन बना देगी। तो ये दूसरी विधि कौन सी है, ट्रैपिंग की विधि। तीसरी जो विधि है वो है आपकी एडवांस मेथड, या उसे हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है वो थोड़े एडवांस मेथड होते हैं, ये एक तरह के प्रैक्टिकल मेथड कह सकते हैं इनको। मतलब प्रैक्टिकली आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इंटरमीडिएट है या कौन सा यौगिक है, या मैकेनिज्म कौन सी हैं। तो इसके अंदर कुछ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर एक तो आती है आपकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आता है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR क्या है, NMR को बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी जो है IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे कहा जाता है, और तीसरी UV अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो है एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड हैं और इसके आधार पर भी इंटरमीडिएट्स का पता लगाया जा सकता है, और जैसे ही हमें इंटरमीडिएट पता लग जाएगा हम मैकेनिज्म भी बता कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपके दूसरा मेथड कौन सा था, मध्यवर्तियों की पहचान। आइसोलेशन के द्वारा कर सकते हैं, ट्रैपिंग के द्वारा कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा भी की जा सकती है। क्लियर। ये दो मेथड हो गए। तीसरा जो मेथड है, तीसरा मेथड कहलाता है आइसोटॉप या आइसोटॉपिक मेथड। आइसोटॉपिक विधि। अब आइसोटॉपिक विधि क्या होती है, आइसोटॉपिक विधि का मतलब है कि जो भी कार्बनिक यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक की हम अभिक्रिया, या फिर कह सकते हो जो भी कार्बनिक यौगिक है उसके अंदर जो परमाणु है या कोई तत्व है, उस तत्व को क्या करेंगे हम उसके आइसोटॉप से स्थानांतरित कर देंगे। मतलब उस तत्व की जगह हम उसका आइसोटॉप लगा देंगे, उसके बाद में रिएक्शन को होने देते हैं। उसके बाद में जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर हम देख लेंगे कि वो आइसोटॉप कहाँ गया, तो उस आइसोटॉप की स्थिति हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में भी पता कर लेंगे। कैसे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल है आपके एक एस्टर का। ये मैंने एक एस्टर लिया है, ठीक है। इस एस्टर का जल अपघटन कराना है, ये आपका क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। अब मैं क्या करूँगी, जब ये अभिकारक है, इस अभिकारक के अंदर जो जल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को उसके आइसोटॉप से बदल देती हूँ। मतलब ये मैंने O18 ले लिया। O18 लेने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का आइसोटॉप ले लिया। सिंपल बात, अगर ये ऑक्सीजन होता तो यहाँ होता O16, मैंने O18 ले लिया, मतलब इसका मैंने कोई आइसोटॉप ले लिया है। ठीक है, अब ये आइसोटॉप क्या करेगा, अब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, और प्रोडक्ट को मैं इसकी उपस्थिति देखूंगी कि आइसोटॉप गया कहाँ। तो अब देखो यहाँ पे OH C2H5OH ये टूटा और ये आपका आइसोटॉप यहाँ आया। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे आया, OH यहाँ पे है और एक OH यहाँ पे भी है। अब पता कैसे करें कि ये कौन सा बॉन्ड यहाँ पे टूटा होगा। तो देखो OH जो है ये तो इस तरह से टूटेगा, एक H टूटेगा, एक OH टूटेगा, मतलब OH जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे कौन बचा, CO ही तो बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बॉन्ड टूटा होगा तभी ये CO बचा है, और ये C2H5O और ये H यहाँ पे आके जुड़ गया, अल्कोहल बन गया। तो ये हम किस आधार पर पता लगा सकते हैं, हमने क्या क्या, ये जो समस्थानिक तत्व था, आइसोटोप था, उसकी उपस्थिति हमने यहाँ पे देख ली कि ये O18 जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर ये O18OH यहाँ से जुड़ गया, मतलब कार्बन और ये ऑक्सीजन का बंध टूटा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे CO बंध का विदलन हुआ है,
CO बंध का विदलन हुआ है। ठीक है, तो एस्टर के अंदर जल अपघटन की कंडीशन में हम क्या करेंगे, आइसोटॉप के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। देखो ये हम इसलिए मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि जो एस्टर है उसका जो जल अपघटन होता है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि बंध कौन सा टूटा है, कार्बन ऑक्सीजन टूटा है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूटा है या फिर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन बंध टूटा है। तो ये आइसोटॉप के आधार पर हमें कन्फर्म हो जाता है कि ये जो एसिल ग्रुप है CO और O, मतलब ये एसिल ग्रुप का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट गया है। क्लियर? तो किस आधार पर, आइसोटॉप के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा मेथड। अब आपका फोर्थ मेथड, चौथी विधि जो है वो है त्रिविम रसायन के आधार पर स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी तो आपको बस जनरल स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है, अभी सेकेंड यूनिट जो आने वाली है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री की ही है। तो चौथा जो इसके अंदर मेथड है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन के आधार पर कैसे पता चलेगा, तो त्रिविम रसायन के आधार पर हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म के बारे में पता लगा सकते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। तो हम क्या करेंगे, जब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, हम उसके प्रोडक्ट का त्रिविम रसायन देखेंगे, तो उसमें अगर हमें ये पता लगता है कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर रेसेमिक मिक्सचर बना है, क्या बना है, रेसेमिक मिश्रण बना है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है वो SN1 मैकेनिज्म होगी, कंफर्म है। और अगर उसके अंदर क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन होता है, तो कंफर्म है कि उसके अंदर SN2 मैकेनिज्म हुई है। ठीक है, क्योंकि उसकी त्रिविम रसायन भी यही होती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने ये लिया है, ये आपका कोई टर्सरी हैलाइड है। ठीक है, 3 डिग्री का अल्किल हैलाइड है। ये 3 डिग्री का अल्किल हैलाइड क्या करेगा, सबसे पहले ये जब टूटेगा नाभिक स्नेह की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन, ये जो Cl ग्रुप है हैलोजन, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया तो पीछे क्या बचा, आपके पीछे बचा आपका एक कार्बोकैटायन। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। और हमें पता है कार्बोकैटायन में कार्बन सेंटर क्या होता है, sp2 संकरित होता है। sp2 संकरित है तो ज्यामिति कैसी होती है, समतलीय होती है, मतलब ये समतल में रहेगा तो इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी अटैक हो सकता है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। तो ये आपका पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन बना है ये आपके समतल में रहेगा, क्योंकि इसकी ज्यामिति ही कैसी है, समतलीय है। तो ये समतलीय ज्यामिति में रहेगा इस तरह से, दोनों प्लेन ओपन है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या करेगा, वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। वो चाहे तो इस साइड से अटैक करे, वो चाहे तो इस साइड से अटैक करे, मतलब ये इस साइड से अटैक भी करेगा, राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट बनने की संभावना कितनी है, 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। अगर इधर से अटैक करे तो एक प्रोडक्ट और उधर से अटैक करे तो दूसरा प्रोडक्ट। जैसे कि ये आपका बना, इस साइड से अटैक किया इसने, ये कौन सी साइड है मेरी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट से अटैक किया, ये बना आपका OH मतलब L। उसके बाद में अगर हो सकता है कि ये राइट हैंड साइड से अटैक करे तो ये बनेगा इसका D। तो ये इसका L बनना, ये इसका D बनना। ठीक है, और ये दोनों जब साथ में बनते हैं तो हम उसे कहते हैं रेसिमिक मिश्रण। तो रेसिमिक मिश्रण का निर्माण इस प्रोडक्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर कट यहाँ पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये जो है वो SN1 मैकेनिज्म ही है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म के अंदर ही रेसिमिक मिश्रण बनता है। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी बात करते हैं। ये तो हो गई स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर हम SN1 का पता लगा दिया। अगर क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन हो जाता है तो हम कहेंगे कि SN2 है। कैसे, जैसे कि एक हमने प्राइमरी हैलाइड लिया, मैथिल हैलाइड लिया, मैथिल हैलाइड के अंदर क्या करेगा, ये OH समूह अटैक करेगा। OH समूह क्या है, एक नाभिक नहीं है। अब आप कहोगे कि इसको कहाँ अटैक करा है आपने, यहाँ पे तो इसको पहले कार्बोकैटायन बनाया, तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो होती है SN2 वो हमेशा एक ही स्टेप में होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत छोटे छोटे हैं तो आसानी से अटैक कर सकता है। यहाँ पे मैथिल ग्रुप बहुत बड़े बड़े हैं तो OH समूह आसानी से पीछे से अटैक नहीं कर सकता, इसलिए पहले हैलोजन को निकलना पड़ता है और फिर अटैक करता है। और हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटे छोटे हैं तो आसानी से क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक कर लेगा। और जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा तो एक प्रकार की संक्रमण अवस्था यहाँ पे बनेगी। कैसे बनेगी, देखो 3 तो हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इस क्लोरीन को बाहर निकलना है और इस OH को यहाँ पे जुड़ना है। ठीक है, तो एक प्रकार की क्या बन गई है, ये बन गई आपके एक प्रकार की TS या संक्रमण अवस्था बन जाती हैं, जिसमें कार्बन की वैलेंसी आपको 5 दिखती हैं। और उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में ये तो यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये Cl बाहर निकल गया और ये बन गया
H H H और OH। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, क्लोरीन जो था वो किस साइड में दिख रहा था आपको, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो आने वाला OH भी राइट में होना चाहिए था, तब तो कहते हैं कि विन्यास समान है। क्लोरीन यहाँ पे था राइट हैंड साइड में, OH समूह आया आपके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब विन्यास का क्या हो गया, प्रतिलोमन हो गया। विन्यास का क्या हो गया, रिवर्स हो गया विन्यास। इसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ये बिल्कुल स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसको आप क्लियर से पढ़ पाओगे कि वाल्डन इन्वर्जन क्या है। तो कहने का मतलब है इस मैकेनिज्म के अंदर क्या हो गया, विन्यास का प्रतिलोमन हो गया, वाल्डन इन्वर्जन हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये SN2 मैकेनिज्म का आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर। इसी तरह से हम पता कर सकते हैं इसका लास्ट पॉइंट 5th नंबर, अभिक्रिया की कोटि के आधार पर, जिसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बल गतिकी। और उसके अंदर हम देखते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि का मतलब है कि कोई भी रिएक्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, उन अभिकारकों की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। 2 रिएजेंट भाग ले रहे हैं और उसकी सांद्रता में चेंज हो रहा है तो अभिक्रिया की कोटि 2, 1 ले रहे हैं तो अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, ठीक है। तो इन अभिक्रिया की कोटि के आधार पर भी हम SN1 और SN2 का पता लगा सकते हैं। कैसे, जैसे कि देखो, जैसे मैंने रिएक्शन ली SN1 और SN2 की एग्जाम्पल, ये आपका टर्सरी हैलाइड है, ठीक है। ये टर्सरी हैलाइड रिएक्शन होती है इसकी नाभिक, सेम एग्जाम्पल है ये और वो वाला। अब इसकी रिएक्शन हो रही है एक न्यूक्लियोफाइल के साथ में। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये OH समूह जो है ये पीछे से अटैक तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि 3 CH3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो प्रतिकर्षण होता है। तो सबसे पहले पहला स्टेप के अंदर ये काम करेगा कि ये इसको त्याग देगा ताकि यहाँ पे स्पेस बन जाए। तो ये इसने त्याग दिया क्लोरीन को क्लोराइड के रूप में, और ये क्या बन गया, एक आपके कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस कार्बोकैटायन, देखो ये मैकेनिज्म सेम है, ये कार्बोकैटायन बना, अब कार्बोकैटायन पर क्या करेगा, OH समूह दोनों तरफ से अटैक करेगा और रैसिमिक मिक्सचर का निर्माण कर लेगा। तो इसमें जो ये पहला स्टेप होता है ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है, इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और फिर ये जो दूसरा स्टेप होगा, चाहे तो आप इसको ही देख लो, ये जो पहला स्टेप होगा वो स्लो होता है और दूसरा स्टेप जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। और अभिक्रिया की कोटि हमेशा स्लो स्टेप पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करती है, स्लो स्टेप पर। और स्लो स्टेप के अंदर कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक ही अभिकारक भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करेगी, एक ही अभिकारक। एक ही अभिकारक कौन है, टर्सरी हैलाइड, ये एक ही अभिकारक पर निर्भर कर रही है। तो अभिक्रिया की कोटि एक ही है, तो किस प्रकार की ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ये होगी SN1। ये मैंने 1 लिखा, 1 का मतलब ही है अभिक्रिया की कोटि एक ही है। तो मैकेनिज्म पता चल गई कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब एक का अणु अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ SN2 अभिक्रिया के लिए, तो SN2 अभिक्रिया के अंदर देखो क्या होता है, एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कर रहा है, इसके ऊपर अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, फिर प्रोडक्ट बना देगा। तो रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, ये आपका स्लो स्टेप है, उसके बाद में ये आपका फास्ट स्टेप होता है। पहला स्टेप स्लो होता है, ठीक है। आपको याद रखना कि जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक तो आपका OH मतलब न्यूक्लियोफाइल, और एक कौन सा है, एक है आपका एल्किल हैलाइड। तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, dx dt प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक तो है एल्किल हैलाइड और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो आपके SN1 थी, SN1 के अंदर दूसरे स्टेप में OH आयन आता है, पहले में नहीं आता, जबकि SN2 जो है उसके अंदर पहले स्टेप में ही OH आयन अटैक करने के लिए आ जाता है। तो ये कितने पे निर्भर करती है, ये 2 रिएक्टेंट पर निर्भर करेगी। तो रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2। तो ये किस प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी, ये SN2 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। क्लियर।
तो ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया को ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कौन सी देखी हैं? सबसे पहले देखी है प्रोडक्ट एनालिसिस या उत्पाद का विश्लेषण। क्लियर? उत्पाद के आधार पर पता लगा रहे कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। दूसरी जो देखी थी हमने, दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी मध्यवर्तियों की पहचान। और मध्यवर्तियों की पहचान के अंदर आइसोलेशन के द्वारा हम मध्यवर्ती की पहचान करते हैं, ट्रैपिंग के द्वारा करते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा भी करते हैं। क्लियर? फिर तीसरी जो विधि देखी थी वो थी आइसोलेशन आइसोटॉपिक, मतलब जो रिएक्टेंट था उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर किसी भी परमाणु को, किसी एक परमाणु को उसके आइसोटॉप से परिवर्तित कर देंगे। उत्पाद के अंदर फिर हम देखेंगे कि वो आइसोटॉप कहाँ गया और उस आइसोटॉप के आधार पर हम मैकेनिज्म का